दिन था 28 अगस्त 2024 का। एक लड़की अपनी रूममेट दोस्त के साथ अपने रूम में रह रही होती है कि उसे अपनी एक दोस्त का फ़ोन आता है। वो फ़ोन सुनते अपनी दूसरी दोस्त को बताती है कि मैं बात सुन के आ रही हूँ और बाहर निकल जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आती। पहले जानते हैं कि ये लड़की कौन है और ये बाहर क्या लेने गई थी और ये यहाँ पे अपनी एक रूममेट के साथ क्यों रह रही है, इसकी बाकी फैमिली किधर है। तो नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ ज्योत्सना आगरे केस के बारे में। नाजरीन, ये जो ज्योत्सना आगरे है ये महाराष्ट्र के नागपुरा के इलाके बिलिंग रोड के रहने वाली है। नाजरीन, इसका एक भाई और एक बाप है कि माँ जो है वो वफात पा चुकी है। ये दोनों बहन भाई होते हैं और बाप होता है। अब सीन कुछ यूं होता है कि 2019 में इस ज्योत्सना की शादी होती है, लेकिन इसकी अपने पति के साथ नहीं बनती चूंकि वो एक इंजीनियर होता है। एक साल बाद ही इनकी डिवोर्स हो जाती है। ये लड़की भी काफी पढ़ी लिखी होती है, इसलिए ये बासना चौक में आके ऑटोमोबाइल शोरूम में जॉब करना शुरू कर देती है। नाजरीन, ये जिस जगह पे जॉब कर रही होती है इस जगह से इसका जो घर होता है जिधर इसका बाप और भाई होता है वो 35 किलोमीटर दूर होता है, इसलिए ये रोज नहीं आ सकती और ना ही जा सकती है। ये यहाँ पे एक रूम लेती है रेंट के ऊपर और एक और लड़की इसके साथ मिलती है और दोनों हाफ हाफ किराया कर लेती है और यहाँ पे रहना शुरू कर देती है। नाजरीन, ये सुबह 9 बजे अपनी जॉब पे जाती है और शाम 6 बजे अपनी जॉब से वापस आ जाती है। इसकी यही रूटीन होती है। जब भी कभी छुट्टियां होती है तो ये वापस अपने बाप और भाई के पास चली जाती है। इसका बाप जो होता है वो काफी बूढ़ा होता है और इसे इसके भविष्य की चिंता भी होती है। वो अक्सर इसे कह रहा होता है कि बेटा तुम शादी करवा लो, तुम क्यों नौकरी के चक्कर में पड़ी हुई हो, जिसकी वजह से ये एक फेसबुक के ऊपर पेज भी बना देती है कि मैंने शादी करवानी है, जो भी मुझसे शादी करना चाहता है मेरे इस फेसबुक के पेज के ऊपर राब्ता करे। यूं वक्त गुजर रहा होता है। नाजरीन, अब ऐसे ही ये लड़की 28 अगस्त 2024 को अपने रूम में बैठी होती है और इसको एक फोन आता है। इसने अपने दिन के टाइम अपने दोस्तों बाकियों को और अपने बाप और भाई को बता भी रखा था कि आज शाम मैंने अपनी एक दोस्त को मिलने जाना है, इसलिए अगर मैं लेट भी आऊं और मेरा किसी के साथ राब्ता ना भी हो सके तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये चीज इसने अपनी जो रूममेट होती है उसको भी बता रखी होती है। जब फोन आता है तो ये बात करती करती बाहर निकल जाती है और उसे बोलती है कि मैं वापस आती हूँ दोस्त को मिलके। ये चली जाती है। जिस दोस्त के पास ये जा रही होती है इसने अपनी रूममेट को उस दोस्त का भी बताया होता है कि मैं फलां दोस्त के पास जा रही हूँ। अब इसकी पहले रूटीन ये थी कि ये पहले भी अपनी दोस्तों को मिलने अक्सर बाहर चला जाया करती थी, लेकिन दूसरी अपनी दोस्त के सोने से पहले पहले ये वापस आ जाती थी। आज सीन कुछ यूं होता है कि इसकी जो दोस्त होती है रूममेट वो इसका इंतजार करती रहती है, लेकिन ये वापस नहीं आती। वो थक हार के उसको पता होता है कि अगर मैं सो गई तो फिर मुझे दरवाजा उठ के खोलना पड़ेगा, इस वजह से वो इसे फोन करती है। इसके फोन के ऊपर बार बार बेल जा रही होती है, लेकिन आगे से ये कॉल रिसीव नहीं करती। वो जो होती है वो कहती है कि चले कोई बात नहीं, आ जाएगी, बिजी होगी इसलिए फोन नहीं सुन रही। वो सो जाती है। आगे वाला दिन हो जाता है। वो फिर सुबह उठ के इसको फोन करती है, लेकिन ये फिर फोन नहीं सुनती। वो काफी ज्यादा परेशान होती है। अब दिन 9 बजे का टाइम हो जाता है। 9 बजे जो इसकी रूममेट होती है वो इसकी ऑटोमोबाइल शोरूम जो होती है वहां पे कॉल करती है और उनसे पूछती है कि आज ज्योत्सना काम के ऊपर आई है या नहीं आई है। आगे से कंपनी जवाब देती है कि हम तो पहले ही उसको फोन कर रहे हैं, आगे से वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। पहले भी कभी उसने ऐसा नहीं किया। अगर उसने छुट्टी करनी भी होती है तो हमें एक दरखास्त देती है, दरखास्त दे के वो छुट्टी करती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो नहीं आई और उसने कोई दरखास्त भी नहीं दी। अब ये परेशान हो जाती। परेशान होकर ये उस फ्रेंड को फोन करती है जिसके पास ज्योत्सना गई होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि देखो यार वो मेरे पास तो नहीं आई, उसने मुझे बोला था कि मैं 1-2 दिन तक तुम्हें मिलने आऊंगी, लेकिन वो मुझे मिलने नहीं आई। मैं खुद उसको फोन कर रही हूँ 1-2 दिन से, कल रात तक मेरी उससे बात होती रही, अब वो फोन मेरा भी रिसीव नहीं कर रही। अब ये जो इसकी रूममेट होती है ये परेशान हो जाती है। ये परेशान होकर इसके बाप और भाई को फोन करती है और सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे ज्योत्सना ऐसे शाम को गई और अब तक वापस नहीं आई। बाप और जो भाई होते हैं वो नागपुरा इलाके में आ जाते हैं, यहाँ पे बासना चौक के पास। यहाँ पे नागपुरा थाने में वो जाते हैं और जाके FIR दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी इस तरह मिसिंग हो गई है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो इसको फोन करते हैं। आगे ज्योत्सना का नंबर चल रहा होता है। पुलिस वाले जब उसकी लोकेशन निकालते हैं तो पता चलता है कि वो ट्रेवल कर रही है बार बार। कभी वो नागपुर से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है, कभी नेशनल हाईवे के ऊपर जाती है, कभी मेन रोड के ऊपर जाती है, ऐसे वो घूम फिर रही है। अब पुलिस वाले फैमिली को ये कहते हैं कि वो एक जवान लड़की है और बाहर जॉब करने वाली लड़की है, समझदार है। वो अपनी किसी दोस्त अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर घूम रही होगी, उसका नंबर ऑन है, आप लोग परेशान ना हो, वो कुछ दिनों तक आ जाएगी। ये पुलिस वाले कह के फैमिली को वापस भेज देते हैं। फैमिली जो होती है रोज उसको फोन करते रहते हैं, वक्त गुजरता रहता है, उसका नंबर चलता रहता है, लेकिन आगे से कोई बंदा कॉल रिसीव नहीं करता। ऐसे करते करते 20 दिन गुजर जाते हैं। 20 दिन बाद अब उसका नंबर भी बंद हो जाता है। अब दोबारा उसका भाई नागपुर
थाने में आता है और आके पुलिस वालों को कहता है कि अब तो मेरी बहन का नंबर भी बंद हो गया और 20 दिन हो गए अभी तक वो वापस नहीं आई और 20 दिनों में एक दफा भी उसने हमारी कॉल रिसीव नहीं करी। नाजरीन, पुलिस वाले जो होते हैं अब इस मामले को सीरियस लेते हैं और एक टीम बना दी जाती है। ये टीम जो होती है कैमरों को एग्जामिन करना शुरू कर देती है और उसके मोबाइल की हिस्ट्री चेक करना शुरू कर देती है। अब उसकी रूममेट ने ये बात बताई होती है कि रात 8:30 बजे उसे एक फोन आया था आखिरी दफा, वो फोन सुनते सुनते बाहर चलेगी। नाजरीन, पुलिस वालों को ये लगता है कि अगर उस फोन की लास्ट हिस्ट्री वगैरह जिसकी लास्ट कॉल आई ये चेक करें तो हमें पता चल सकता है कि किसने उससे बात की, किसने उसे बाहर मंगवाया। पुलिस वाले ये सब कुछ निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पुलिस उसके मोबाइल को ट्रेसिंग के ऊपर लगाती है। नाजरीन, अब उसकी सिम बंद होती है लेकिन मोबाइल ऑन होता है, इसलिए ट्रेसिंग के ऊपर भी बार बार ये आ रहा होता है कि उसका मोबाइल जो है पूरे मुल्क में घूम फिर रहा है, कभी दिल्ली चला जाता है, कभी मुंबई चला जाता है, ऐसे ही घूम फिर रहा है। पुलिस वालों को एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ हो चुका है और ये लड़की के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल जरूर किसी और के पास है और ये पुलिस को गुमराह करने के लिए सब कुछ हो चुका है और सब कुछ हो रहा है। अब पुलिस वाले जो होते हैं अगवा की धारा भी इस FIR में लगाते हैं और टीम को हाईलाइट कर देते हैं। अब उसकी लास्ट हिस्ट्री निकाली जाती है। जब हिस्ट्री निकाली जाती है तो एक नंबर सामने आता है जिसने उसे 8 साढ़े 8 बजे फोन किया होता है। अब पुलिस वाले उस नंबर के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, इस इलाके नागपुरा में एक इलाका होता है जिसका नाम होता है अजनबीपुरा। नाजरीन, यहाँ पे एक कैलाश नगर होता है। इस इलाके में उस नंबर की लोकेशन मिलती है। अब पुलिस वाले उस लोकेशन के ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये एक बूढ़ी औरत का है और बूढ़ी औरत इसको नंबर चला रही है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उस बूढ़ी औरत से जाके पूछते हैं कि तुमने इस नंबर के ऊपर इस लड़की को फोन किया था, तुमने क्यों फोन किया था और तुमने इस लड़की को बाहर किधर मंगवाया, तुम्हारे बेटे कौन है, तुम्हारा खामद किधर है, हमें पूरी बात बताओ, तुमने इस लड़की को क्यों फोन किया। जब उससे इन्वेस्टिगेशन होती है तो एक नाम बताती है, अजयवन गागड़े, ये मेरा बेटा है और इसने ही 28 अगस्त को इस लड़की को फोन किया था। अब पुलिस वाले इस बंदे की हिस्ट्री निकालते हैं और दूसरी तरफ इसकी जो सहेलियां होती है उससे भी इसका नाम पूछते हैं, इसकी जो फैमिली होती है उससे भी इसका नाम पूछते हैं। दूसरी तरफ पुलिस इसकी दुश्मनी का एंगल भी निकाल रही होती है कि कहीं किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ या कोई पुरानी इनकी दुश्मनी तो नहीं थी, शायद किसी ने इसको अगवा करके कत्ल न कर दिया हो। लेकिन नाजरीन, कोई भी चीज सामने नहीं आती सिवाय एक बंदे के कि अजयवन डोंगरे जो है उसके बारे में पता किया जाए। अब इसकी फैमिली से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि हाँ, हम अजयवन डोंगरे को जानते हैं। इसकी जो दोस्ती होती है, इसकी जो कलीग होती है, उनसे भी तफ्तीश की जाती है, वो भी बताती है कि हम इस अजयवन डोंगरे को जानते हैं। अब पुलिस जो होती है इसके बारे में जानती है तो पता चलता है कि इसका नागालैंड में ड्यूटी है और ये एक फौजी है। पुलिस वाले आर्मी से राब्ता करते हैं और नागालैंड चले जाते हैं। पता चलता है कि ये नागालैंड में तो है ही नहीं बल्कि इसने छुट्टियां ली हुई हैं और पूरा के आर्मी हॉस्पिटल में है। नाजरीन, अब पुलिस इसके पास पूरा के आर्मी हॉस्पिटल में आती है। इससे पूछपूछ की जाती है कि तुमने आखिरी दफा उसको फोन क्यों किया था और वो तुम्हारी क्या लगती है और तुम्हारा उसके साथ क्या मामला था, हमें पूरी स्टोरी सुनाओ। अब ये जो अजय वन होता है ये अपनी स्टोरी सुनाता है। ये कहता है कि हाँ, मैं ज्योत्सना को जानता हूँ, वो मेरी फ्रेंड थी, मैं उससे प्यार करता था और मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। तो पूरी स्टोरी कुछ इस तरह है कि इसी फेसबुक पेज के ऊपर इसका 2 साल पहले इस अजय वन से राब्ता होता है। राब्ता होने के बाद इनकी दोस्ती चलना शुरू हो जाती है। यूं ये कत्ल होने से कोई 2-2.5 महीने पहले इस लड़के को अपनी फैमिली के साथ मिलाती है ज्योत्सना, लेकिन इसकी फैमिली जो होती है वो इस लड़के को इग्नोर कर देती है, कहती हमें ये लड़का पसंद नहीं है। पसंद ना आने की वजह ये होती है कि बाप जो होता है इस लड़के से बात कर रहा होता है, ये लड़का जो होता है ये बाप से नजरें नहीं मिला रहा होता बल्कि नजरें चुरा के बात कर रहा होता है और इसके बात करने के अंदाज से भी ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये लड़का फ्रॉडिया है और अपनी जॉब का फायदा उठाता है और लड़कियों का गलत इस्तेमाल करता है। इस वजह से ज्योत्सना का जो बाप होता है वो इस रिश्ते से इनकार कर देता है। अब ये लड़का वापस तो चला जाता है लेकिन इसका ज्योत्सना के साथ राब्ता होता है और होता कुछ यूं है कि ये बताता है कि उस दिन भी कुछ ऐसे हुआ था कि मेरा ज्योत्सना से राब्ता था और मैं छुट्टी के ऊपर आया हुआ था। मैंने ज्योत्सना से राब्ता किया तो राब्ता करने के बाद मैंने उसको बुलाया कि हम क्यों ना कहीं पे बाहर मिलते हैं और इंजॉय करते हैं। सीन कुछ यूं था कि जब इसके बाप ने इनकार किया था तो ज्योत्सना को इसने व्हाट्सएप के ऊपर एक लव लेटर लिखा था जिसमें इसने अपनी सारी बात बता दी कि मैंने एक लड़की को डिवोर्स दी हुई है लेकिन अब मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अब ज्योत्सना जो होती है वो इसके लव लेटर से इंप्रेस हो जाती है। इंप्रेस होने के बाद वो इससे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। तो गैब होने से 2 महीने पहले वो इस लड़के के साथ प्यार मोहब्बत का तल्लक तो चूंकि पहले बना चुकी थी। अब इनकी मुलाकात का टाइम आता है और वो इससे मिलने भी जाती है। जब ये मुलाकात कर रहे होते हैं तो वो लड़का इसको बोलता है कि क्यों ना हम किसी रूम में जाके कोल्ड ड्रिंक पिए। ये लड़की भी कहती है ठीक है। वो इसे एक रूम में ले जाता है और कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है। जब कोल्ड ड्रिंक लेके वापस आता है तो इसने उसमें नशावर मेडिसिन मिला दी होती है। जब ये मेडिसिन पीती है, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ये बेहोश हो जाती है। अब ये उसके साथ अपना पूरा काम करता
करता है, यानी फिजिकल होता है, अपनी हवस पूरी करता है। पूरी करने के बाद जब ज्योत्सना को होश आता है तो वो इससे लड़ती है। आगे से ये ज्योत्सना को इम्प्रेस करता है कि देख यार, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करना चाहता हूँ, मैं तुमको हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम परेशान क्यों होती हो। इस रीजन की वजह से इन दोनों को मोहब्बत हो जाती है। अब इनका वक्त यूं ही गुजर रहा होता है। अब सीन कुछ यूं होता है कि उस दिन भी ये पुलिस वालों को बयान देता है कि ऐसे ही मेरा इससे राब्ता हुआ, राब्ता होने के बाद मैंने इसको मंगवाया, ये मेरे पास आई 28 अगस्त को, तो हम मिले, मिलने के बाद हमने वहाँ पे समोसे वगैरह खाए, खाना शाना खाया, और खाना शाना खाने के बाद हमने गपशप लगाई। गपशप लगाने के बाद हम डोंगरी गाँव गए, वहाँ पे जाके बैठे रहे। कुछ देर बैठने के बाद ये वापस अपने घर को आ गई और मैं वापस अपने घर को आ गया। अब ये हॉस्पिटल में दाखिल होता है। पुलिस वाले इसकी सही से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस वाले जाते हुए हॉस्पिटल के अमले को बोल के जाते हैं कि देखो, जब ये हॉस्पिटल से फारग हो तो हमें इतला कर दीजिएगा। अब जो आर्मी हॉस्पिटल वाले होते हैं और आर्मी वाले होते हैं, ये पुलिस वालों से सही कोऑपरेट कर रहे होते हैं, पुलिस वालों को सारी चीजें बता रहे होते हैं। हॉस्पिटल वाले बता देते हैं कि 14 अक्टूबर को इसने फारग हो जाना है हॉस्पिटल से। अब पुलिस वाले वापस आते हैं, दूसरे एंगल से भी लोगों की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और भी काफी लोगों के बयान लिए जाते हैं, काफी लोगों की इंटेरोगेशन की जाती है, लेकिन सारे लोग ही बेगुनाह निकलते हैं। घूम फिर के एक ही बंदे का नाम सामने आ रहा होता है और वो होता है अजय वन। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो इसकी लास्ट लोकेशन निकालते हैं कि अजय वन की लोकेशन देखते हैं कि क्या वाकया ही ये डोंगरी गांव से वापस अपने घर आ गया था और लड़की वापस अपने घर आ गई थी। जब लास्ट लोकेशन निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये डोंगरी गांव से वापस अपने घर नहीं आया था, बल्कि लड़की की और इसकी भोर के इलाके तक लोकेशन सेम थी। उसके बाद इनकी लोकेशन अलग हुई है। अब एक चीज की तो कंफर्म हो चुका था कि ये अजय वन जो है पुलिस वालों से झूठ बोल रहा है। अब 14 अक्टूबर को इसने हॉस्पिटल से फारिग होना था, लेकिन उससे पहले ही हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि ये जो अजय वन है ये हॉस्पिटल से भाग गया। अब आर्मी वाले भी हैरान थे कि कैसे वो हॉस्पिटल से भाग गया, पुलिस भी हैरान थी कि अब क्या हुआ, वो हॉस्पिटल से भाग गया। पुलिस वाले जो होते हैं उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। यूं 15 अक्टूबर तक पुलिस वाले उस हॉस्पिटल में जाते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसके घर जाते हैं, उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा होता। खैर 18 अक्टूबर को वो खुद ही नागपुर पुलिस स्टेशन में पेश हो जाता है और कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आप लोग मेरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यूं पुलिस वाले उसको इंटेरोगेशन करना शुरू कर देते हैं। 21 अक्टूबर को वो पुलिस वालों को बयान देता है कि हाँ, ज्योत्सना मेरे पास आई थी, मैंने आप लोगों को झूठ बोला, मैं भोर के इलाके तक उसके साथ गया था, उसके बाद मैंने उसको कत्ल किया और कत्ल करके जो शहर का बाहर कूड़ा किटकर पड़ा हुआ है वहां पे मैंने उसको दबा दिया। पुलिस वाले जो होते हैं उसको साथ लेते हैं, साथ लेके जाने के बाद 4 ट्रक पुलिस वाले कूड़ा किटकर के छान मारते हैं, वहां से काफी कूड़ा भी हटाते हैं, लेकिन ज्योत्सना का नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस वाले इसको वापस थाने में फिर लेके आ जाते हैं। अब जो सब इंस्पेक्टर होता है वो इसको समझाता है कि देखो, बात सीधी सीधी कर दो, इस तरह का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। यूं 22 अक्टूबर को वो जो सब इंस्पेक्टर होता है ये अजय वन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले को लेके जाऊंगा और ज्योत्सना से तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। ये सब इंस्पेक्टर भी कहता है कि ठीक है। यूं ये बाइक के ऊपर बैठते हैं और एक कांस्टेबल साथ ले लेते हैं और ये नाजरीन ग्रामी बूटीपुरा जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। यूं ये बूटीपुरा के एक जंगल में जाते हैं। जंगल के आगे यूनिवर्सिटी होती है और रेलवे स्टेशन होता है। ये उसकी बैक साइड के ऊपर जाते हैं जंगल के काफी अंदर, तो वहां पे एक चबूतरा सा बना होता है, उसके ऊपर लकड़ियां वगैरह रखी होती है। ये अजय वन होता है वहां की तरफ इशारा करता है। पुलिस जाती है वहां को खोदना शुरू कर देती है। काफी खोदने के बाद नीचे से ज्योत्सना मिल जाती है, लेकिन मैयत की हालत में। पुलिस उसको बाहर निकालती है और भी पुलिस वालों को मंगवाया जाता है। बाहर निकालने के बाद उसको ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहां पे उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसको नशा और मेडिसिन दी गई है और मेडिसिन देने के बाद इसका गला दबा के कत्ल कर दिया गया। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि देखो, सारी बात हमें बताओ कि तुमने उसे कत्ल कैसे किया और क्यों किया। अब वो आगे वाली स्टोरी सुनाता है कि जब हम डोगरी गांव में गए, वहां पे जाके हमने वोडका वगैरह पी और मैंने कोल्ड ड्रिंक ली, फिर मैंने उसी कोल्ड ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई। मेडिसिन मिलाने के बाद हम भूरपुर के इलाके में आए। यहाँ पे आके मैंने फिर वोडका पी उसने और मैंने फुल शराब पी। वो नशे में बेहोश होगी। बेहोश होने के बाद वो मेरी सीट के ऊपर ही, गाड़ी की सीट के ऊपर ही सो गई। फिर मैंने उसका दुपट्टा लिया, उसका दुपट्टा लेके उसका गला दबा दिया और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मैं अपने साथ गाड़ी में सारे औजार लेके आया था, जमीन में खड्डा खोदने वाले। यहाँ पे आके बूटीपुर जंगल में मैंने एक खड्डा खोदा। खड्डा खोदने के बाद उसकी डेड बॉडी को वहां पे दफनाया, ऊपर से खड्डे को बंद किया और सीमेंट बनाया और बना के वहां पे एक चबूतरा बना दिया। साथ में दरख्तों से कुछ लकड़ियां वगैरह तोड़ के यहाँ पे जमा करके रख के चला गया। पुलिस वाले पूछते हैं कि अब ये बताओ कि तुमने उसे कत्ल किया क्यों, आखिर तुम्हारी उसके साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी, वो तो तुमसे मोहब्बत करती थी। तो वो बताता है कि सीन कुछ यूं था कि जब मैं पहली दफा इससे मिला तो मैंने इसको नशे वाली मेडिसिन दे दी और ये बेहोश होगी तो मैंने अपनी हवस पूरी कर ली। अब मेरा और कोई इरादा नहीं था इसके साथ रहने का। जब पुलिस वालों ने इसकी व्हाट्सएप चैट निकाली, इसकी कॉल
हिस्ट्री निकाली तो वहाँ पे भी ये सब कुछ निकला कि व्हाट्सएप चैट में काफी लंबी लंबी इसने काफी ज्यादा लड़कियों से बातें कर रखी है। 2-2 घंटे एक एक लड़की से ये राब्ते में रहता है और काफी लड़कियों के साथ इसके राब्ते भी साबित हो चुके थे। अब ये इस लड़की से अपनी हवस पूरी कर चुका था। हवस पूरी करने के बाद ये अब ज्योत्सना से दूरी बनानी शुरू कर देता है। दूरी बना के उससे राब्ता करना बंद कर देती है। ज्योत्सना जो होती है वो अपने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए इससे राब्ता करती है। राब्ता करने के बाद वो इसको कहती है कि देखो तुमने मेरे साथ अपनी हवस पूरी की, सब कुछ किया, अब तुम मुझे छोड़ के अलग होना चाहते हो, मैं तुम्हारे सीनियर को ये तुम्हारी हरकत बता दूंगी, लिहाजा तुम मुझसे शादी करो। ये अब जो होती है इसके ऊपर शादी का प्रेशर डाल रही होती है, जिसकी वजह से अब अजय वन को गुस्सा आ जाता है और ये सोचता है कि क्यों ना मैं इसको कत्ल ही कर दूं। इस वजह से ये अपनी हवस पूरी करने के चक्कर में एक लड़की को कत्ल कर देता है और अपनी जॉब से भी हाथ धो पड़ता है और अपनी जो जिंदगी होती है वो भी खराब कर लेता है। फिलहाल ये उसे कत्ल ना भी करता तो उसने क्या कर लेना था, इसकी एक शिकायत लगती तो इन दोनों की अलहदगी हो जानी थी। फिलहाल इस बंदे को अभी तक कोई सजा नहीं हुई, ये जेल के अंदर है और इसका ट्रायल चल रहा है। आगे जो भी इसका फैसला होगा वो तो आगे चल के पता चलेगा। मुझे इजाजत दें, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।